स्टूडेंट्स, पिछली हमने रैयतवारी तरीका और महालवारी तरीका जो है इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। हम जो है अंग्रेज़ दौर के अंदर खेती की हालत क्या थी इसके बारे में थोड़ा मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो बंगाल के अंदर दीवानी इक़्तिदार हासिल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अहम मकसद जो था वो यूरोप में जिन अशिया की मांग हो ऐसी अशिया भारत में से हासिल करना था। यानी कि वो चीज़ें जिनकी यूरोप के अंदर डिमांड हो, ठीक है, यूरोप के अंदर जिन चीज़ों की डिमांड हो, मांग हो, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वो जो है वो भारत में से ले जाकर वहाँ पर वो बेचते थे। इसलिए उन्होंने बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा जैसे इस दौर के खुशहाल खित्तों पर अपना इक़्तिदार कायम किया। देखो, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भारत में अंग्रेज़ हुकूमत आई तब बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, ठीक है, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था, विकास बहुत ज़्यादा था, गरीबी जो है वहाँ पर कम थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना होल्ड जमाया, ठीक है, अपना पावर जमाया, अपना इक़्तिदार जो है वहाँ पर कायम किया। कंपनी जो है भारत की खेत पैदावारों की खरीदो फरोख्त के बाज़ारों में अपनी इजारादारी कायम करना चाहती थी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है जो है इजारादारी। कोई बता सकता है ये इजारादारी है क्या? इजारादारी को इंग्लिश के अंदर जो है हम कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं? मोनोपोली। ये मोनोपोली क्या होता है? ठीक है, तो मोनोपोली यानी कि सिर्फ वो अकेले होवे बाज़ार के अंदर खरीदने वाले जो हैं वो सिर्फ अकेले हों, इसे कहते हैं इजारादारी, ठीक है, मोनोपोली, वो खुद हों। इंग्लैंड में बरामद की जाने वाली जो ज़रूरी अशिया थी उनमें खेत पैदावार अहम थी। इंग्लैंड के अंदर जो यहाँ से वो ले जाते थे, बरामद करते थे, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते थे भारत में से यूरोप के अंदर, उसमें जो सबसे ज़रूरी अशिया थी उनमें थी खेत पैदावार। यानी कि इंग्लैंड के अंदर ये लोग खेत पैदावार जो है वो ले जाते थे। इसलिए कंपनी ने भारत में खेती की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तिजारतकारी करने की कोशिश की, ठीक है, यानी कि खेती के अंदर वो वही चीज़ जो है लोगों को बोलते थे कि इसकी खेती करो, फसल उगाओ, जो चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती थी। अब अंग्रेज़ों को भारत में से यूरोप के ममालिकों में कौन सी चीज़ें जो हैं वो बरामद करनी होती थी? तो देखो, नील नाम का एक पौधा होता है कि जिसमें से डाई बनती है, कलर बनता है। इसी तरह कपास, कॉटन, कपास के झाड़ सबने देखा होगा। इसी तरह रेशम, ठीक है, रेशम जो है, रेशम से कपड़े बनते हैं और दीगर कंपनीज़ के अंदर जो है खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह अफ़ीम, ठीक है, और काली मिर्च का शुमार होता था। तो ख़ास तुम्हें याद रखना है कि अंग्रेज़ों को भारत में से कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। तो नील, कपास, कच्चा रेशम, अफ़ीम और काली मिर्च जो है ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। उन खेत पैदावारों की कंपनी हुकूमत के तहत तिजारतकारी करने से क्या हालत हुई, अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई अंग्रेज़ों के दौर से पहले भारत में खेती में बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर था, बहुत ज़्यादा आगे था। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उनका अहम मकसद ये था कि भारत के जो अहम खित्ते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशहाल खित्ते हैं, जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, वहाँ से ये लोग क्या करते थे, अपना होल्ड बनाया इन्होंने और वहाँ से उसी चीज़ों को जो है वो ख़रीदो फरोख्त करते थे। ख़रीदते थे कैसे? सस्ते में। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है इजारादारी, कि सिर्फ हम ही खरीदेंगे, ठीक है। इंग्लैंड जो है वो वहाँ पर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती थी? तो नील, कपास, खाम, रेशम, अफ़ीम और काली मिर्च, ये सब चीज़ें जो है ये इंग्लैंड में और बाकी के यूरोप के ममालिक में ले जाते थे, तिजारत करते थे। लेकिन इससे भारत के लोगों को, भारत के किसानों को क्या नुकसान हुआ, अब हम देखेंगे। चलो,
18वीं सदी के वक्फे वक्त के दरमियान इंग्लैंड में खाम रेशम स्पेन और इटली से आता था। 18वीं सदी के दौर के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो खाम माल था, खाम माल यानी कि कच्चा माल, खास करके जो रेशम है वो स्पेन से आता था और इटली से आता था। कहाँ से आता था भाई? 18वीं सदी के वक्फे में, हाँ, स्पेन और इटली से। ठीक है। अगर बंगाल में होने वाला रेशम हाथ लग जाए तो बर्तानिया को स्पेन और इटली पर मुनहसर नहीं रहना पड़ेगा। देखो, अगर बंगाल में जो रेशम बनता था उस वक्त, ठीक है, अगर वो अंग्रेज़ों के हाथ लग जावे, ठीक है, तो इन लोगों को, इंग्लैंड वालों को स्पेन और इटली से जो खरीदना पड़ता था अब वो नहीं खरीदना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने किसी भी कीमत पर किसानों पर मुजालिम ढा कर भी 19वीं सदी के आखिर तक भारत में से बरामद होने वाले रेशम पर अपना इक़्तिदार कायम किया। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो इंग्लैंड है और बाकी के यूरोपियन ममालिक हैं, ठीक है, उन लोगों को जो कच्चा रेशम था वो कहाँ से मिलता था? तो स्पेन से मिलता था और इटली से मिलता था। ठीक है। लेकिन उस वक्त भारत में, बंगाल में भी रेशमी कपड़ा होता था, रेशम जो है वो मिलता था। ठीक है। तो इंग्लैंड को अगर भारत से सस्ते में कच्चा रेशम मिल जावे तो उन्हें अब स्पेन और इटली के ऊपर मुनहसिर न रहना पड़े, डिपेंडेंट न रहना पड़े। ठीक है। इसलिए कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कि किसी भी कीमत पर यानी कि साम दाम दंड भेद कुछ भी कर किसानों पर जुल्म ढाकर भी अगर हो सके तो 19वीं सदी के आखिर तक भारत से जो रेशम है उस पर अपना इक़्तिदार कायम कर लिया, होल्ड बना लिया। चलिए अब हम देखते हैं नील। भारत में जो नील की खेती होती थी उससे इंग्लैंड वालों को तो ज़रूरत थी, हमने देखा इनको ज़रूरत थी किसकी? रेशम की ज़रूरत थी, नील की ज़रूरत थी, है ना, कच्चे जो मसाले थे उनकी ज़रूरत थी, रेशमी कपड़े की ज़रूरत थी, ठीक है, और कपास की ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। नील जो है रंग काम में इस्तेमाल होने वाला मादा है। मैंने बताया अभी इस तरह के डाइंग के अंदर काम आता है। ठीक है। जो कपड़ों में कलर हम करते हैं उसमें काम आता है। ठीक है। इसका पौधा गर्म खित्तों में होता है। ठीक है। नील एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ये जो नील है ये कहाँ पर उगता है? तो ऐसे ममालिक जो गर्म है, यानी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। इसके बड़े पैमाने पर मांग थी। जाहिर सी बात है भाई, कपड़ों को कलरफुल करने के लिए जो नील मिलता था वो गर्म खित्तों में होता था, तो उसकी मांग तो होगी यूरोप में, क्योंकि वो तो सब ठंडे प्रदेश हैं। कपड़े पर भारत की नील का रंग चमकता हो इस तरह उभर आता है। ऐसा रंग दीगर किसी नील से नहीं उभरता था। सूती कपड़ों को रंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। देखो, नील का इस्तेमाल क्या होता था, अभी हमने पढ़ा, सूती कपड़ों को रंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है। और इसकी जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। अगर कपड़े पर भारत की नील का रंग मस्त चमकता था, शाइन करता था। ठीक है। चलो, ईस्वी सन 1790 तक यूरोपी ममालिक नील की सप्लाई कैरेबियन ममालिक से हासिल करते थे। ठीक है। बहुत ही उम्दा लाइन लिखी हुई है कि 1790 तक ये जो नील जो है वो यूरोप वाले कहाँ से लेते थे? बताओ। कैरेबियन ममालिक से। कहाँ से? कैरेबियन ममालिक से, यानी कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह ये जो सब हैं ये कैरेबियन ममालिक हैं। लेकिन उसकी पैदावार में कमी वाक़ होने पर भारत की नील की मांग में इजाफा होना तय था। ठीक है। अब देखो, वहाँ पर जो है पैदावार कम होने लगी। कहाँ पर? ये जो कैरेबियन ममालिक है जहाँ से यूरोप वाले क्या लेते थे? जी, नील लेते थे। नील क्या काम आता है? कपड़ों को रंगने में काम आता है। ये कहाँ पर होता है? ये दुनिया के गर्म खित्तों में होता है, गर्म हिस्सों में होता है। ठीक है। और कपड़ों के ऊपर, खास करके सूती कपड़ों पर जब नील का रंग चढ़ता था तो मस्त शाइन करता था, चमकता था। तो यूरोप के लोगों में इनकी बहुत ज़्यादा
मांग थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत में अपने मातहत खित्तों में यूरोपी अवाम को बसाकर नील की पैदावार में इजाफा करना शुरू किया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया भाई, भारत में जो अपने मातहत खित्ते हैं यानी कि वो हिस्से जो अंग्रेज़ों के अंडर आते थे, ठीक है, वहाँ पर ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, यूरोपी अवाम को बसाया और वहाँ पर नील की पैदावार में इजाफा करना शुरू करवाया। किसने? अंग्रेज़ों ने। भारत में नील की पैदावार के 2 तरीके थे। मोस्ट IMP है भाई, भारत में जो नील उगती थी, ठीक है, उसके जो है 2 तरीके थे। ठीक है, नील की पैदावार के कितने तरीके थे? 2। पहला है नीज यानी कि अपने खुद का, और दूसरा है रैयती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नीज में क्या होता है। नीज तरीके में पैदावार करने वाले अपने ही हल, बैल और औजारों का इस्तेमाल करते थे और खेती करते थे। नीज में क्या होता था भाई, बोलो? हाँ, कि जो किसान होते थे, जो नील की पैदावार करते थे, वो खुद का ही हल, बैल और औजारों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, पौधे तैयार होने पर उनकी कटाई करके खाम यानी कि कच्चा माल कारखानों में पहुंचा देते। जबकि रैयती तरीके में क्या होता था? रैयत वाली तरीके में चलो देखते हैं। रैयती तरीके में किसान जो हैं वो अपनी ज़मीन में नील की बुवाई तो करता और उसको तैयार हो जाने पर तयशुदा दाम या भाव पर कारखानेदार को फरोख्त कर देता था। इस तरीके में कारखानेदार किसान को कर्ज देते थे। ठीक है, बेशतर हिस्से की पैदावार उसी तरीके से होती थी। तो अभी हमने देखा, एक तो था नीज के अंदर क्या होता है कि जो किसान होता था वो खुद का हल, बैल और दूसरे औजारों को लगाकर खेती करता था। लेकिन जो ज़्यादातर चलता था वो था रैयत वाली तरीका। इसमें किसान जो है ज़मीन में नील की बुवाई तो करता था, ठीक है, उसको तैयार हो जाने पर वो क्या करता था, कारखानेदार को बेच देता था। ठीक है, तो कारखानेदार जो होते थे वो किसानों को कर्ज, लोन देते थे। बेशतर यानी ज़्यादातर हिस्से की पैदावार इसी तरीके से होती थी, क्योंकि नील की पैदावार करने वालों के लिए ये तरीका ज़्यादा सूदमंद था। ठीक है, एक तो ये कि इसके भाव कम तय किया जाते और किसानों को उसकी बुवाई करने के लिए मजबूर किया जाता। अगर किसान ऐसा करने से इनकार करते, देखो जबरन उनसे बोला जाता था कि तुम नील की फसल उगाओ, हम तुम्हें लोन देंगे। ठीक है, कम भाव पे लोन दे देते थे और फिर बोलते थे कि ये जो जितनी भी फसल है वो सब हमारी है। अगर कोई किसान इनकार करे तो उन पर जुल्म ढाए जाते थे और यहाँ तक कि उनकी फसलों को भी क्या किया जाता था, तबाह कर दिया जाता था। किसानों पर पैदावार करने वालों की दहशत बरकरार रखने के लिए कंपनी ने शरीके कार यानी साथी कई किस्म के गलत तरीके अपनाए। ठीक है, गलत हिसाबात रखते, किसानों को जो है लाजमन बुवाई करवाते थे। कंपनी के हाकिम, उसके अफसरान नील की पैदावार करने वाले बाहमी तौर पर मिले हुए थे। देखो, कंपनी के हाकिम यानी जो रूल करते थे, राज करते थे वो, और उसके जो ऑफिसर्स थे वो ये मिले हुए थे किसानों को परेशान करने के लिए। कौन से किसानों को परेशान किया जाता था? जो मना करता था कि नील की हम पैदावार नहीं करेंगे, उनकी फसल बर्बाद कर दी जाती थी, उन पर जुल्म ढाए जाते थे। ठीक है, उनसे जो है तरह तरह के गलत तौर तरीके जो हैं अपनाए जाते थे। ठीक है, यानी कि किसानों की किसी भी शिकायत को सुना नहीं जाता था। इस नाइत्मीनानी की वजह से ही 1859 और 60 में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर नील के फसादात हुए। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं भाई कि नील की वजह से फसादात, झगड़े कब हुए थे? तो 1859 और 60 के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कपास की।
तो जिस तरह नील मशरक़ी भारत की अहम तिजारती फसल है, इसी तरह कपास जो है वो मगरबी भारत की अहम तिजारती फसल है। खास ध्यान रखना, देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि नील जो है ये मशरक़ी भारत में, नील कहाँ पर, मशरक़ी भारत की अहम फसल है, ठीक है। लेकिन उसी तरह कपास जो है वो मगरबी भारत की अहम तिजारती फसल है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, अगर तुमने ध्यान दिया होवे तो यहाँ पर एक वर्ड आया है तिजारती फसल। अब ये तिजारती फसल क्या होता है? तो वो फसल जिसे बेचकर किसान तुरंत पैसा कमा सके उसे तिजारती यानी कि नकदी फसल कहते हैं। ईस्वी सन 1780 के दहाई में ईस्ट इंडिया कंपनी उसी के रहमो करम पर रहने वाले चंद व्यापारियों ताजिरों को चीन समेत भारत के रुई की पैदावार करने वाले खित्तों पर काबू था। देखो क्या लिखा है भाई कि 1780 के दहाई में ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करने वाले चंद व्यापारी जो ताजिर थे, ठीक है, वो यहाँ तक कि चीन समेत भारत के रुई के पैदावार करने वाले खित्तों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का काबू था 1780 में। कंपनी किसानों को उस वक्त के बाजार भाव से कम भाव पर कपास बेचने के लिए जबर करती थी, यानी कि फोर्स करती थी। देखो, किसानों पर जुल्म होता था। क्या कहा जाता था कि बाज़ार में जो भाव बिकता है उससे कम भाव में जो है हमको तुम्हें बेचना पड़ेगा, ठीक है। किसानों को कपास का मुनासिब भाव न मिलने पर वो गरीब हो गए, बहुत ज़्यादा तवंगर हो गए, उनकी जो सिचुएशन है वो देखने लायक हो गई। इसके अलावा इस दौर में गन्ना, चाय, अफीम, काली मिर्च और गरम मसाले भी अहम तिजारती फसलें थीं। ये तुम देखो याद रखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों के दौर के अंदर भारत में से कौन सी चीज़ें अहम फसल के तौर पर काम आती थी। तो हम गिन सकते हैं कि गन्ना है, चाय है, इसी तरह अफीम है, काली मिर्च है और दूसरे गरम मसाले हैं। ये सब अहम तिजारती फसलें हुआ करती थी। अंग्रेज़ जो है इन फसलों को कम भाव से खरीदने के लिए अपनी सियासी इक़्तिदार का नाजायज़ इस्तेमाल करते थे, ठीक है। देखो उनके पास पावर था तो वो पावर का जो है गलत इस्तेमाल करते थे और फिर जो है कम भाव में ख़रीदते थे। अब जाहिर सी बात है कि जो किसान ने इतनी मेहनत करके फसल उगाई है उनको उसका भाव नहीं मिलता था। किसानों को बुआई करने के लिए पेशतर से कर्ज दिया जाता था, ठीक है। किसानों के कर्जदार बनने के बाद उनसे कम भाव पर तिजारती फसलें खरीदी जाती थी। इससे व्यापारियों को बहुत नफ़ा हासिल होता था और किसान जो हैं वो गरीब होते गए। देखो एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछाता है कि अंग्रेज़ों के समय में क्या हुआ। तो देखो ये चीज़ हुई थी कि जो किसान थे, जो कपास उगाते थे, बल्कि नील उगाते थे या कोई भी दूसरी फसल, रेशम उगाते थे, उनको जो है बहुत ही उनको जो है लोन दी जाती थी। लोन देने के बाद जो है उनको मजबूर किया जाता था, जबरन जो है उनको कहा जाता था कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यही फसल उगानी पड़ेगी, वो फसलें जो इंग्लैंड के अंदर ये आमद करवा सकें, इम्पोर्ट करवा सकें, ठीक है। और वो किसान जो है वो भारी भरकम कर्ज के उसमें डूबकर मजबूरन सस्ते दामों में अपनी फसलें जो हैं बेचनी पड़ती थी। इससे फ़ायदा तो व्यापारियों को होता था, अंग्रेज़ों को होता था, लेकिन किसान जो है उनकी हालत खस्ता होते गई, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने देखा कि अंग्रेज़ों के दौर के अंदर, ठीक है, खेती की हालत क्या थी, ठीक है, कि इंग्लैंड जबरन उनसे ये सब चीज़ें जो है इंपोर्ट करवाते थे। फिर हमने देखा कि रेशम जो है, जो पहले ये स्पेन और इटली से मंगवाते थे, अब बंगाल से मंगवाने लगे सस्ते दामों में। नील का भी यही हाल था। नील जो है ये लोग कैरेबियन देशों से मंगवाते थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह से, लेकिन अब ये जो हैं भारत में से इंपोर्ट करने लगे सस्ते दामों के अंदर। और इसी तरह
इसके दो तरीके थे, एक नीज तरीका और रैयतवारी तरीका। नील की पैदावार के दो तरीके थे। नीज में किसान अपना हल, अपनी बैल और अपने औजार लगाता है, ठीक है। लेकिन रैयती तरीके में क्या होता है कि किसान जो है वो, बताओ, हाँ, किसान जो है कर्ज लेकर जो है नील की बुआई करता है और फिर वो कारखानेदारों को बेचता है, ठीक है। और मजबूरन उसे सस्ते दामों में कारखानेदारों को बेचना पड़ता था। कपास, तो कपास की भी यही हालत थी। देखो कबायली ज़ातों की हालत क्या थी, अब हम देख लेते हैं। अब ये कबायली लोग होते कौन हैं? तो देखो कबायली लोग वो होते हैं जो एक कबीले में, मजमुआ में, जो अपने समाज के लोगों के अंदर रहते हैं। कबायली लोग यानी कि सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग नहीं। हाँ, ये बात सही है कि कबायली लोग ज़्यादातर जंगलों के आसपास रहते थे, लेकिन ये इनमें से कुछ जो हैं वो किसान भी होते थे, हम जो आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंदर भारत में कबायली ज़ात के अलग अलग ग्रुप थे, जिनमें खोंड, देखो ये सब तुम्हें नाम याद रखनी है, कबायली ज़ातों के नाम, ठीक है। मुझे कल याद चाहिए, नोट में लिखा हुआ भी होना चाहिए। खोंड, संथाल, मुंडा, कोया, कोल, गोंड, भील, ये सब जो हैं ये क्या होते हैं भाई, कबायली लोग हैं, ठीक है। खास फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, देख लो। कबायली लोग कौन कौन से हैं? खोंड, संथाल, मुंडा, कोया, कोल, गोंड, भील, ये सब जो हैं कबायली जात हैं। मौजूदा झारखंड रियासत के अंदर हजारीबाग के आसपास संथाल की आदिवासियों के गुरु थे। खास ध्यान रखना, ये जो संथाल आदिवासी गुरु है, ठीक है, वो जो है कहाँ रहते थे? झारखंड के अंदर हजारीबाग के आसपास, ठीक है। ये रेशम के कीड़ों की परवरिश करते थे। तो तुम्हें खास ध्यान रखना है कि जो संथाल होते हैं ये कहाँ रहते थे? तो देखो सर, ये झारखंड में रहते थे। झारखंड के अंदर भी कहाँ रहते थे? हजारीबाग जो अभी है उसके आसपास जो है ये रहते थे। अच्छा, इनका काम क्या था? तो इनका काम जो था वो रेशम की खेती करना था, ठीक है। हाँ, घर पर जाकर YouTube के ऊपर तुम्हें सर्च करना है कि रेशम की खेती किस तरह होती है, ठीक है। सिल्क जिसे कहते हैं हम, ठीक है। रेशम के व्यापारी संथालों से खाम रेशम खरीदते थे। अब देखो आसपास के जो कारखानेदार होते थे, वो जो व्यापारी होते थे, ये जो संथाल जो थे, जो झारखंड के अंदर हजारीबाग के आसपास रहते थे, वहाँ से ये क्या खरीदते थे? व्यापारी रेशम जो है संथालों के पास से खरीदते थे। छोटा नागपुर जो है उसके आसपास मुंडा जात की आदिवासी गुरु रहते थे। ये भी याद रखना है, छोटा नागपुर के आसपास मुंडा। अभी हमने पढ़ा झारखंड के आसपास कौन रहता था? संथाल। नागपुर के आसपास कौन रहता था? मुंडा जाति के लोग, ठीक है। और ये इनका पेशा क्या था? तो शिकार करना और इसी तरह जंगली पैदावार इकट्ठा करना। अभी हमने जब संथाल के बारे में बात की तो हमने पढ़ा कि संथाल लोग रेशम की पैदावार करते थे, लेकिन जब हमने नागपुर के आसपास जो मुंडा कबीले के लोगों को देखा तो हमें ये पता चला कि इनका पेशा क्या था? शिकार करना था और जंगली पैदावार इकट्ठा करना था। मैं बात कर रहा हूँ मुंडा की, ये कहाँ रहते थे? नागपुर के आसपास। अब इसी तरह वस्ती भारत, वस्ती हिस्सा यानी बीच का हिस्सा, भारत के एकदम बीचों बीच में खोंड लोग रहते थे, ठीक है। ये एक आदिवासी है, ठीक है। ये भी, इनका भी काम क्या था? तो इनका भी जो काम था वो यही था जो किसका था? अभी हमने ऊपर देखा मुंडा जाति के लोग। तो वस्ती भारत के अंदर जो खोंड आबादी वाले लोग थे, ये क्या करते थे? बोलो। ये शिकार करते थे और जंगल की जो पैदावार होती थी, जो जड़ी बूटी हो गई, फल फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये सबका ज़खीरा करते थे और फिर व्यापारियों को बेचते थे। अच्छा, कुछ जो
कबाइली गुरु थे वो मवेशी परवरी से जुड़े हुए थे, मवेशी पालन करते थे, घेंटे पालते थे, बकरियां पालते थे, इसी तरह गाय भैंस जो है वो पालते थे। हाँ, पंजाब के पहाड़ी खित्ते में रहने वाले गुज्जर, देखो तुम्हें याद रखना है, संथाल जो है वो झारखंड में रहते थे, ठीक है। और इसी तरह नागपुर के अंदर मुंडा जाति के लोग रहते थे, मुंडा कबाइली के लोग रहते थे, ठीक है। उसी तरह खोंड लोग जो हैं जो भारत के दरमियानी हिस्से में रहते थे। और पंजाब के अंदर कौन रहता था भाई, बताओ। तो पंजाब के पहाड़ी हिस्से में रहने वाले वन गुज्जर, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की लबाडिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा कबाइली गुरु रहता था भाई, हाँ लबाडिया, ठीक है। तो ये सब जो है भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी, देखो कुल्लू जो तुमने नाम सुना होगा, कुल्लू मनाली, वहाँ पर गद्दी कबीले के लोग रहते थे। कश्मीर के अंदर बकरवाल कबाइली लोग रहते थे, ये सब भी भेड़ बकरियाँ जो है वो पालते थे। कबाइली ज़ात यानी जंगल में रहने वाले ऐसा नहीं है। हाँ, हमने ऐसा सुना होगा कि कबीले वाले यानी कि सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। उनमें से चंद किसान भी थे, खेती भी करते थे, ठीक है। और ये खास करके भारत जो है उसका मशरक़ी, शिमाली और वस्ती भारत, ये ठीक है, ये यहाँ पर और ये इधर साइड जो है ये रहते थे, वो भी पहाड़ी इलाकों में, जंगली इलाकों से खेती करते थे, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि इनकी सरगर्मियाँ क्या है, ये हम कल देखेंगे।